Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 3 of the chapter 10 wave optics of class 12. In this video, I am going to discuss the topics which are coherent and incoherent sources of light, superposition principle, interference of light, and sustained interference. First of all, coherent sources of light. Two light sources producing from the same light source, single light source, are said to be coherent sources of light if they emit light waves of same amplitude, same frequency or wavelength, and having constant phase difference, always constant phase difference between two light waves. These sources of light, these two virtual sources of light which are producing from a single light source or an original light source are called coherent sources of light. जब एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले दो आभासी और वर्चुअल, जिसे कहा जाएगा अंग्रेजी में, लाइट सोर्सेस, एक ही लाइट सोर्स से अगर दो वर्चुअल लाइट सोर्स ऑब्टेन किया जाए और उन दोनों लाइट सोर्सेस, वर्चुअल लाइट सोर्सेस से प्रोड्यूस होने वाले प्रकाश तरंगों, लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड, आयाम समान हो, आवृत्ति या तरंग लंबाई समान हो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ समान हो, तथा उन दोनों लाइट्स वेव्स के बीच में जो दो आभासी और वर्चुअल लाइट सोर्सेस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनके बीच में उनसे उत्पन्न प्रकाश तरंगों के बीच में, लाइट वेव्स के बीच हमेशा एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस बना रहे। फेज डिफरेंस को हम टाइम के रूप में या एंगल के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, समय के रूप में या कोण के रूप में। फेज डिफरेंस को, कलांतर को व्यक्त किया जाता है दो प्रकाश तरंगों के बीच। कलांतर को, दो प्रकाश तरंगों के बीच के कलांतर को या तो एंगल के रूप में, कोण के रूप में या टाइम के रूप में, समय के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो एक ही प्रकाश स्रोत, ओरिजिनल प्रकाश स्रोत होगा, सिंगल लाइट सोर्स से अगर दो आभासी स्रोत, वर्चुअल सोर्सेस ऑफ लाइट ऑब्टेन किए जाते हैं और उन दोनों वर्चुअल लाइट सोर्सेस से उत्पन्न होने वाले, प्रोड्यूस होने वाले लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम हो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो, आवृत्ति या तरंग लंबाई समान हो, तथा उन दोनों काल्पनिक स्रोतों या आभासी स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर, कोण या समय का अंतर, समय के साथ कलांतर अगर नहीं बदले, कलांतर समय के साथ नियत रहे, उन दोनों प्रकाश स्रोतों से जो एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होते हैं, तो उन दोनों प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश तरंगों का आयाम समान हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो, तथा उन दोनों लाइट वेव्स से उत्पन्न होने वाले प्रकाश तरंगों, लाइट वेव्स के बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस हमेशा बना रहे टाइम के साथ। मतलब टाइम के साथ फेज डिफरेंस चेंज नहीं करे, कलांतर चेंज नहीं करे, तो उन दोनों वर्चुअल लाइट सोर्सेस को, उन दोनों आभासी प्रकाश स्रोतों को, जो कि वास्तव में एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें हम कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कहेंगे। दैट इज टू सोर्सेस, virtual sources of light producing from a single light source are said to be coherent if they emit or produce light waves of same amplitude, same frequency or wavelength, and constant phase difference between the light waves produced by two virtual sources are said to be coherent sources of light.
Now write down this definition of coherent sources of light. इसका मतलब ये हुआ कि टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कभी भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस नहीं हो सकते हैं। सेम इंटेंसिटी के दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी नहीं हो सकते हैं, दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। जैसा कि 60 वाट का दो बल्ब है या 100 वाट का दो बल्ब है, तो टू आइडेंटिकल सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट बिकॉज फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स प्रोड्यूसिंग फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस मस्ट बी डिफर विथ टाइम। इंटेंसिटी सेम होगा, एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है। दो आइडेंटिकल सोर्सेस ऑफ लाइट, जैसे 60 वाट का दो बल्ब है या 100 वाट का दो बल्ब है, 40 वाट का दो बल्ब है, या दो आइडेंटिकल एलईडी है 9 वाट का, तो इनसे उत्पन्न होने वाले प्रकाश तरंगों का आयाम, एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, आवृत्ति सेम हो सकती है, फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, लेकिन फेज डिफरेंस कभी भी कांस्टेंट समय के साथ नहीं होगा। फेज डिफरेंस ऑलवेज चेंज करेगा 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में। तो देयरफॉर टू इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सोर्सेस या टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट के लिए कंडीशन है कि दो वर्चुअल सोर्सेस जो होंगे लाइट सोर्सेस, वह एक ही ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट से ऑब्टेन किए जाएं। एक ही प्रकाश सोर्स से अगर दो वर्चुअल सोर्सेस ऑब्टेन किए जाते हैं तो वो कोहेरेंट सोर्सेस होंगे। अदरवाइज टू इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नेवर बी coherent sources of light. So write down coherent sources of light. Two virtual light sources producing from a single light source, a single light source are said to be coherent, or coherent sources of light said to be coherent if they produce or emit, if they produce light waves of same amplitude, same frequency or wavelength, and always constant phase difference between them. Them means two light waves produced by the two virtual sources, same frequency or wavelength, and constant phase difference between two light waves always, and always constant phase difference between, and always constant phase difference between them. Them means two light waves between, always constant phase difference between them. They must stand for two light waves produced by two coherent sources between them. Then those sources of light are said to be coherent sources if they produce light waves of same amplitude, same frequency or wavelength, and constant phase difference between them. Therefore two independent sources of light cannot be coherent. कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में या डिफरेंट सीबीएसई बोर्ड में या डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में, 12 स्टेट बोर्ड्स में, कि if two independent identical sources of light may be coherent, can be coherent. The answer is no, because although two identical sources of light can emit amplitude of light waves of same amplitude, frequency or wavelength, but phase difference between
those two light waves produced by two identical independent sources of light can never be constant. फेज डिफरेंस चेंज कर जाएगा. एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, दो आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है, जैसा कि मैंने बताया 100 वाट का दो बल्ब है, 60 वाट का दो बल्ब है, या दो आइडेंटिकल कैंडल्स है, कैन नॉट बी कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट. So therefore, two independent identical sources cannot be coherent sources. It is very important point regarding coherent sources of light, and it can be asked as a short questions in the 12 board different 12 boards examinations. Two independent identical sources of light such as two identical candles, दो समान मोमबत्तियां हों एक ही साइज का, वो भी कोहेरेंट, उनसे भी लाइट जो प्रोड्यूस होगा वो कोहेरेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों कैंडल से प्रोड्यूस होने वाला लाइट का एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, फ्रीक्वेंसी सेम हो सकता है, या वेवलेंथ सेम हो सकता है, लेकिन फेज डिफरेंस जो होगा दोनों के बीच में, जो कलांतर होगा फेज डिफरेंस, वह कांस्टेंट नहीं होगा, वह चेंज करेगा 0 से 2 पाई के बीच में. तो टू इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सोर्सेस ऑफ लाइट सच एज टू आइडेंटिकल आइडेंटिकल बल्ब्स, जैसे कि 100 वाट का दो बल्ब है या 60 वाट का दो बल्ब है, एलईडी 9 वाट का दो एलईडी है, these sources of light cannot be coherent sources of light. Two identical candles, two identical bulbs, etc. cannot be coherent sources of light, cannot be coherent. Rather, these sources of light said to be incoherent sources of light, जिसको कि मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ. इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट. टू आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट. कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट को हिंदी में कला संबद्ध स्रोत कहा जाता है. Now, incoherent sources of light. But before starting incoherent sources of light, you can ask how coherent sources of light are produced. एक प्रश्न उठता है कि कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, कला संबद्ध स्रोत, एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले दो वर्चुअल सोर्सेस ऑफ लाइट है. दो आभासी प्रकाश स्रोत है जो वास्तव में एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होता है. तो आखिर दो आभासी प्रकाश स्रोत अथवा कहें दो कला संबद्ध स्रोत, दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो इसे प्रोड्यूस करने के लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसके बाद इसी चैप्टर में, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हेल्प से एक प्रकाश स्रोत से दो प्रकाश स्रोत, आभासी स्रोत प्राप्त किए जा सकते हैं. सिंगल स्लिट से के हेल्प से, सिंगल स्लिट से को जब लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट कराएंगे तो उसके कारण दो और स्लिट होंगे जो कि उस सोर्स से बराबर डिस्टेंस पर होंगे, उस स्लिट से बराबर डिस्टेंस पर होंगे. तो इस प्रकार एक लाइट सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्सेस प्राप्त किए जा सकते हैं. या बाइप्रिज्म के हेल्प से भी एक ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट से दो वर्चुअल सोर्सेस ऑफ लाइट, एक उस सोर्स के ऊपर और ठीक उतनी ही दूरी पर एक
उस लाइट सोर्स के नीचे, तो एक वर्चुअल सोर्स, एक ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट एस से दो वर्चुअल सोर्सेस S1 ठीक उसके ऊपर और दूसरा S2 ठीक उसके नीचे, उतनी ही दूरी पर जितना कि एक वर्चुअल सोर्स S1 ऑब्टेन होता है, और वह बाइप्रिज्म से रिफ्लेक्शन के कारण प्रोड्यूस होगा। एक ही लाइट सोर्स से दो वर्चुअल सोर्सेस बाइप्रिज्म के द्वारा या लॉयड बाई मिरर के द्वारा भी कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इस प्रकार कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से या फ्रेनेल बाइप्रिज्म के हेल्प से या लॉयड बाई मिरर के हेल्प से। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। नाउ इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, इसे हिंदी में अकला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहा जाएगा। कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट को कला संबद्ध प्रकाश स्रोत, इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट को अकला संबद्ध प्रकाश स्रोत। अब यहां पर टू इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, यहां पर टू इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस होगा। इफ लाइट वेव्स प्रोड्यूसिंग फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट light sources, if two independent light sources, two independent but identical light sources emit light waves of same amplitude, same frequency or wavelength, but phase difference between two light waves always changes with time, then both sources of light or independent sources of light are said to be incoherent sources of light. यदि दो स्वतंत्र परंतु सदृश, सिमिलर, आइडेंटिकल लाइट सोर्सेस से, प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न होने वाले प्रकाश तरंगों का एम्पलीट्यूड, आयाम समान हो, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति या वेवलेंथ, तरंग लंबाई समान हो, परंतु उन दोनों प्रकाश तरंगों के बीच का कलांतर जिसे मैंने पहले बताया कोण या समय के रूप में कलांतर को व्यक्त किया जाता है, एंगल और टाइम के रूप में फेज डिफरेंस को एक्सप्रेस किया जाता है। तो परंतु उन दोनों प्रकाश तरंगों जो कि दो स्वतंत्र सदृश आइडेंटिकल, टू इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल लाइट सोर्सेस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनसे उत्पन्न प्रकाश लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड समान हो सकता है, फ्रीक्वेंसी समान हो सकती है, परंतु जो फेज डिफरेंस होगा उन दोनों लाइट वेव्स के रूप में के बीच में, वह टाइम के साथ हमेशा चेंज करेगा, वह नियत नहीं होगा, जैसा कि कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट में होता है कि दो लाइट वेव से प्रोड्यूस होने वाले प्रकाश तरंगों का, लाइट वेव्स का, दो प्रकाश स्रोतों से, दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेस से प्रोड्यूस होने वाले दो प्रकाश स्रोतों के बीच में कलांतर समय के साथ हमेशा नियत बना रहता है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहता है कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट में। परंतु इन कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट में दो स्वतंत्र सदृश प्रकाश स्रोतों से, दो आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेव के बीच एम्पलीट्यूड एवं फ्रीक्वेंसी तो समान रहता है, परंतु दोनों के बीच में, उन दोनों तरंगों के बीच में, उन दोनों लाइट वेव्स के बीच में जो कि दो इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सोर्सेस से प्रोड्यूस होते हैं, उनके बीच में कलांतर, फेज डिफरेंस कभी भी टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं होता है, बल्कि वह टाइम के साथ चेंज करता है। तो वैसे दो लाइट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल लाइट सोर्सेस इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कहलाते हैं। जैसे कि 60 वाट के दो बल्ब इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है, लेकिन सेम एम्पलीट्यूड उत्पन्न करेगा, सेम इंटेंसिटी होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन फेज डिफरेंस उनके बीच में हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा, वह चेंज करेगा। इसलिए टू आइडेंटिकल बल्ब्स, 60 वाट के दो बल्ब हैं या 100 वाट के दो बल्ब हैं, दो एलईडी हो गया समान वाट के, इक्वल वाट के, जैसे 9 वाट के दो एलईडी, दोनों इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट होंगे, क्योंकि दोनों लाइट एलईडी से जो आइडेंटिकल हैं लाइट वेव्स तो प्रोड्यूस होगा, उसका एम्पलीट्यूड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन फेज डिफरेंस कभी कांस्टेंट नहीं होगा। या दो इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल कैंडल्स, दो सदृश मोमबत्तियाँ से उत्पन्न प्रकाश कभी भी कोहेरेंट नहीं होगा, हालांकि उनसे उत्पन्न प्रकाश तरंगों का, प्रकाश लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, लेकिन फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज होगा। तो वैसे दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों को, दो स्वतंत्र सदृश प्रकाश स्रोतों को
हम अकला संवर्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। अगर उनसे उत्पन्न प्रकाश तरंगों का आयाम समान हो, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सेम हो, परंतु उनके बीच कालांतर समय के साथ हमेशा परिवर्तनशील हो, तो वे दोनों स्वतंत्र प्रकाश स्रोत, they both independent light sources are said to be incoherent sources of light. Now write down incoherent sources of light. Two independent identical sources of light, are said to be incoherent sources of light, if they produce light waves of same amplitude, same frequency or same wavelength or same frequency, but phase difference always change with time, does not remain constant with time. Phase difference between two waves, between them, that is two light waves, between them always change with time. That means does not remain constant, always change with time, then those two independent sources of light are said to be incoherent. Two independent identical sources of lights are said to be incoherent sources of light if they produce light waves of same amplitude, same frequency or same wavelength, but phase difference between them always change with time. That is, phase difference does not remain constant. Phase difference between two light waves does not remain constant. That is, phase difference between always change with time. That means phase difference does not remain constant. Phase difference between two light waves does not remain constant. Phase difference between two light waves from two independent sources, identical sources, two light waves does not remain constant. Phase difference between two light waves does not remain constant. That is, always change with time. Does not remain constant. Remains constant. Does not remain constant. Phase difference between two light waves does not remain constant. Then both sources of light are said to be incoherent sources of light. Examples, जैसा कि मैंने बतलाया पहले भी, two identical candles, इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, आइडेंटिकल है, इनकोहेरेंट होगा. फेज डिफरेंस क्योंकि दोनों कैंडल से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेव्स के बीच में कांस्टेंट नहीं होगा. टू आइडेंटिकल कैंडल्स, टू आइडेंटिकल बल्ब्स 60 वाट या 100 वाट, 25 वाट्स, टू आइडेंटिकल बल्ब्स etc आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट. ये सभी अकला संवर्त स्रोत के उदाहरण हैं. दो समान सदृश मोमबत्तियाँ, दो आइडेंटिकल बल्ब्स, दो समान पावर के बल्ब, सेम पावर के बल्ब, जैसे 60 वाट का दो बल्ब है, 100 वाट का दो बल्ब है, etc. टू आइडेंटिकल बल्ब्स etc. These are the examples of incoherent sources of light. Now, superposition principle for light waves. Now, superposition principle and then followed by interference of light. Superposition principle.
हिंदी में इसे अध्यारोपण सिद्धांत कहा जाता है, अध्यारोपण सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। Two or more than two light waves can travel in a medium together without affecting their speeds, without affecting each other. Then the resultant displacement of a medium particle is equal to the displacement produced by each light waves, that is y is equal to resultant displacement y is equal to y1 plus minus y2 plus minus y3 and so on. If two displacements of a medium particle, of a single medium particles by two individual light waves are in same phase, then the resultant displacement of the medium particle due to individual light waves is equal to y is equal to y1 plus y2. While if they both displacements are in opposite phases, then the resultant displacement y is equal to y1 minus y2, where y1 is the displacement of a medium particle due to light wave 1, number 1, while y2 is the displacement of the medium particle due to light wave number 2, and this is called superposition principle. तो किसी माध्यम में दो लाइट वेव्स या दो से अधिक लाइट वेव्स अगर ट्रेवल कर सकते हैं, साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वे एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए भी ट्रेवल कर सकते हैं। वे एक दूसरे के स्पीड को बिना अफेक्ट किए हुए भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक लाइट वेव किसी मीडियम पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगा, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उस मीडियम पार्टिकल का, वह प्रत्येक लाइट वेव के द्वारा उस मीडियम पार्टिकल को के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा, वेक्टर सम और डिफरेंस के इक्वल होगा। इसलिए डिफरेंस इसलिए कि अगर दोनों डिस्प्लेसमेंट अपोजिट फेज में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वह दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, दोनों डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में है। अगर दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम फेज में है, मीडियम पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम फेज में है, तो उस सिचुएशन में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दोनों डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा। तो इसे ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव्स कहा जाता है। इट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव्स। तो नाउ राइट डाउन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट of a medium particle due to propagation of two light waves through the medium, then the travel of two light waves through the medium, the resultant displacement of a medium particle due to two or more than two light waves, due to two or more than two light waves traveling together, एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं इन ए मीडियम, टू लाइट वेव्स ट्रेवलिंग टूगेदर, और ट्रेवल कर सकते हैं एक साथ होकर, लेकिन एक दूसरे को बिना स्पीड प्रभावित किए हुए, एक दूसरे की स्पीड को अफेक्ट किए बिना भी ट्रेवल कर सकते हैं। ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मीडियम पार्टिकल ड्यू टू टू और मोर देन टू लाइट वेव्स ट्रेवलिंग टूगेदर थ्रू दैट मीडियम
together through the medium, the resultant displacement of a medium particle due to two or more than two light waves traveling together through the medium is equal to the vector sum or difference of displacements, vector sum or difference of displacements due to individual light waves, प्रत्येक लाइट वेव्स के द्वारा जब एक साथ दो या दो से अधिक लाइट वेव्स किसी मीडियम से होकर ट्रेवल कर रहे हैं तो प्रत्येक लाइट वेव्स के द्वारा किसी मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वह प्रत्येक इंडिविजुअल लाइट वेव्स के द्वारा उस मीडियम पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम या डिफरेंस के बराबर होगा। सम वेक्टर डिफरेंस इसलिए कि अगर दोनों डिस्प्लेसमेंट्स एक दूसरे के अपोजिट फेज में हैं तो उस सिचुएशन में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफरेंस के इक्वल होगा, और अगर सेम स्थिति में है, सेम फेज में है, सेम पोजीशन में है, तो उस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों वेव्स के कारण, लाइट वेव्स के कारण अलग अलग उस मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, सपोज करते हैं फर्स्ट लाइट वेव के कारण y1 वेक्टर है और सेकेंड लाइट वेव के कारण y2 वेक्टर है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम फेज में हैं, दोनों विस्थापन माध्यम के कण का अगर सेम फेज में है ड्यू टू दोनों लाइट वेव्स के कारण, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उस मीडियम पार्टिकल का वह इंडिविजुअल वेव्स के द्वारा, अलग अलग वेव के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट्स है y1 वेक्टर एंड सेकेंड वेव के द्वारा y2 वेक्टर, फर्स्ट वेव के द्वारा y1 वेक्टर, उस मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा अगर दोनों सेम फेज में है तब। That is the resultant displacement of the medium particle due to all light waves which are traveling through a medium is resultant displacement y is equal to y1 वेक्टर। अगर दो लाइट वेव्स है तो मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट प्रत्येक ईच लाइट वेव इंडिविजुअल लाइट वेव फर्स्ट लाइट वेव के द्वारा y1 होगा वेक्टर और प्लस सेकेंड लाइट वेव के द्वारा y2 होगा। अगर दो से ज़्यादा लाइट वेव्स हैं तो उस मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y1 वेक्टर फर्स्ट वेव लाइट वेव के द्वारा, y2 वेक्टर सेकेंड लाइट वेव के द्वारा, y3 वेक्टर थर्ड लाइट वेव के द्वारा, और इस ढंग से सो ऑन आगे होगा। अगर कंस्ट्रक्टिव सेम फेज में, अगर दो लाइट वेव सेम फेज में इंटरफेयर कर रहे हैं, सेम फेज मीन्स क्रेस्ट से क्रेस्ट इंटरफेयर होगा, ट्रॉ से ट्रॉ होगा, दो लाइट वेव्स का क्रेस्ट से क्रेस्ट हुआ या ट्रॉ से ट्रॉ होगा, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा दोनों का एडअप हो जाएगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा दोनों का एडअप हो जाएगा। ये y1 है, दूसरे का y2 है, एक का y1 है, दूसरे का y2 है, ये पहले का y1 है, इसका y2 है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एडअप हो जाएगा। तो इस ढंग से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y हो जाएगा y1 प्लस y2, और यहाँ पर भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट नीचे भी ये क्रेस्ट से क्रेस्ट इंटरफेयर कर रहा है, ट्रॉ से ट्रॉ कर रहा है, तो इस सिचुएशन में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ अगर यहाँ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर बढ़ जाए ऐसे होगा, एडअप हो जाएगा इस सिचुएशन में। तो इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाएगा। लेकिन अगर दो लाइट वेव अपोजिट फेज में ट्रेवल कर रहे हैं, अपोजिट फेज, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रॉ से इंटरफेयर कर रहा है, देखें ऐसे इस ढंग से, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रॉ से ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये y1 है इधर, अगर हम सपोज करते हैं नीचे y2 है,
अगर दोनों का डिफरेंस, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, y1 y2 सेम है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर अपोजिट फेज में दोनों लाइट वेव इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा मीडियम पार्टिकल का वह y1 माइनस y2 डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। और इस सिचुएशन में अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उस सिचुएशन में यहाँ डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y वेक्टर इक्वल टू y1 माइनस y2। अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट y1 ज़्यादा है या y2 ज़्यादा है तो उस स्थिति में रिड्यूस हो जाएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा उस सिचुएशन में। लेकिन अगर सेम फेज में इंटरफेयर कर रहा है तब वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा मीडियम पार्टिकल का वह दोनों के सेम फेज में इंटरफेयर कर रहा है, तो उस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो सम अप हो जाएगा। दोनों लाइट वेव्स के कारण जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वह सम अप हो जाएगा। यहाँ दो लाइट वेव्स हैं और इंटरफेयर कर रहे हैं, देखिए सेम फेज में, तो इस सिचुएशन में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ जो है यहाँ ये बढ़ गया और यहाँ पर भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी, जहाँ क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला है दोनों का डिस्प्लेसमेंट, एक का y1 होगा दूसरे का y2 होगा, तो ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, यहाँ y हो गया, ये y वेक्टर हो गया, ये y वेक्टर हो गया, ये पहले का है y1 है दूसरे का y2 है। इस सिचुएशन में दोनों वेव का ये y1 है और ये y2 अगर है तो यहाँ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 हो जाएगा, जो कि ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये दिखा रहा है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल ड्यू टू टू वेव्स, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ ट्रॉ है, यहाँ ये मीन पोजीशन अगर है ये लाइन यहाँ से, तो इस पोजीशन से ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, नीचे वाला फर्स्ट वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट y1 है, ये y2 है, तो यहाँ पर भी दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, दैट इज y वेक्टर। यहाँ पर भी y वेक्टर हो जाएगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ दोनों वेव का ट्रॉ से ट्रॉ मिला है और यहाँ दोनों वेव का क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू दोनों ही सिचुएशन y1 प्लस y2 वेक्टर, और यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ भी y, चूँकि दोनों का ट्रॉ से ट्रॉ मिला है तो एक ही डायरेक्शन में है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y1 प्लस y2 यहाँ पर भी होगा। लेकिन इस सिचुएशन में स्थिति उल्टी है, तो यहाँ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा दोनों का डिस्प्लेसमेंट में, दोनों डिस्प्लेसमेंट्स मीडियम पार्टिकल्स का y1 वेक्टर ड्यू टू फर्स्ट वेव एंड ड्यू टू सेकेंड वेव y2 वेक्टर यहाँ अपोजिट फेज में हो गया, तो इसलिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y जो होगा y1 माइनस y2 के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। इस सिचुएशन में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा, तब ये डिपेंड करेगा कि कौन वेव बड़ा है। मान लिया कि y1 y2 से बड़ा है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देखिए अब घट करके इस रूप में आ जाएगा। देखिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर y1 बड़ा है y2 से, अगर y2 बड़ा है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट नीचे से इस ढंग से ऐसे ऊपर जाएगा, और यहाँ पर y1 अगर बड़ा है तो उस सिचुएशन में ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। ये लाइन बीच वाला जो लाइन है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर डिस्प्लेसमेंट y1 फर्स्ट लाइट वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है मीडियम पार्टिकल का, या फर्स्ट लाइट वेव का डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा है दूसरे लाइट वेव के कारण ऐसे के डिस्प्लेसमेंट है, तो उस सिचुएशन में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यही होगा। इस ढंग से ये छोटा सा ये जो है ये वेव जो है रिजल्टेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर y2 बड़ा होता ज़्यादा होगा y1 से, तो ये इधर से स्टार्ट होगा, नीचे से इस ढंग से ऊपर जाएगा, तो ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। तो इसे हम इट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। तो यहाँ अपोजिट फेज में एक का क्रेस्ट है दूसरे का ट्रो है, ये ऊपर वाला जो वेव का लाइट वेव का जो पिक है उसको क्रेस्ट कहा जाता है, और नीचे यहाँ जो ट्रो है नीचे का पोर्शन उसको ट्रो कहा जाता है। तो अपोजिट फेज में क्रेस्ट से ट्रो, जब दो लाइट वेव क्रेस्ट एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रो से कॉन्साइड करता है, तो उसी सिचुएशन में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y1 माइनस y2। अगर y1 बड़ा है y2 से, तब अगर y2 ही बड़ा है ज़्यादा है लार्ज है y1 से, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y2 माइनस y1, और तब जो रिजल्टेंट वेव होगा यहाँ नीचे से ऐसे ऊपर जाएगा, ये ऐसे यहाँ पर रिजल्टेंट वेव को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन, और यहाँ पर ये रिजल्टेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों के कारण। y1 डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट लाइट वेव के कारण मीडियम पार्टिकल का, और सेकेंड लाइट वेव के कारण y2 है, तो उस सिचुएशन में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो मीडियम पार्टिकल का होगा y दोनों एडअप हो जाएगा y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। मतलब कंस्ट्रक्टिव सिचुएशन होगा, कंस्ट्रक्टिव
उसमें कंस्ट्रक्टिव जो होगा डिस्प्लेसमेंट, कंस्ट्रक्टिव केस में, कंस्ट्रक्टिव उसको हम कहेंगे सुपरपोजिशन कहेंगे, और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहेंगे जब अपोजिट फेज में दो लाइट वेव इंटरफेयर करेगा। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इसे वो कहेंगे जब दोनों लाइट वेव, जब दो लाइट वेव सेम फेज में इंटरफेयर करेगा, सेम फेज में इंटरफेयर करेगा, तो उस सिचुएशन में मतलब क्रेस्ट से क्रेस्ट, दोनों का क्रेस्ट से क्रेस्ट है, यहाँ दोनों का ट्रॉ से ट्रॉ है, ये सेम फेज में हुआ, इसे हम कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहेंगे इस सिचुएशन में। और यहाँ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है इस केस में, एक लाइट वेव का क्रेस्ट दूसरे के ट्रॉ से कॉन्साइड किया है, तो उस स्थिति में कॉन्साइड का मतलब है कि एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रॉस केस के सामने है जस्ट, तो ये डिस्ट्रक्टिव, ये हो गया डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ से इसे दोनों लाइट वेव यहाँ मिल जाएगा, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ से इसको। नाउ इन लास्ट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज होगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, if two light waves producing from two coherent sources travel in a medium and they superimposed each other, एक दूसरे से अध्यारोपित अगर होती हैं, दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट से, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट से प्रोड्यूस होने वाली अगर दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक साथ गमन करती हैं और वे अध्यारोपित होती हैं, सुपर इम्पोज्ड होती हैं, तो उनकी एनर्जी में जो उनका जो रिजल्टेंट एनर्जी होगा उसमें एक समान नहीं होता है। मीडियम के हर जगह, हर बिंदु पर उनकी एनर्जी एक समान नहीं होगी, उसकी एनर्जी में कहीं कमी होगा और कहीं इंक्रीज होगा। तो इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। अगर दो लाइट वेव्स, जो दो कोहेरेंट सोर्सेस से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेव एक साथ मीडियम में ट्रेवल कर सुपर इम्पोज करते हैं, अध्यारोपित होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उस स्थिति में जो रिजल्टेंट लाइट एनर्जी, रिजल्टेंट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, तो वह मीडियम में हर जगह उस सिचुएशन में समान नहीं होती है, कहीं अधिकतम हो जाएगी, कहीं न्यूनतम हो जाएगी। तो लाइट के रिजल्टेंट इंटेंसिटी में भी उसी ढंग से चेंज होगा, परिवर्तन होगा, और इसे हम इस घटना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। नाउ राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। The phenomenon in which redistribution of light takes place, the phenomenon in which redistribution of light, मतलब लाइट हर जगह, लाइट एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी मीन्स लाइट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अकर्स if two light waves from two coherent sources, यहाँ भी कंडीशन है कि इंटरफेरेंस तभी होगा जब दो कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट प्रोड्यूस होंगे। दो कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्सेस से प्रोड्यूस होने वाला लाइट कभी भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो द फेनोमेनन इन विच रीडिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अकर्स। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जब लाइट टू कोहेरेंट सोर्सेस से प्रोड्यूस होने वाले टू लाइट वेव्स अगर मीडियम में एक साथ ट्रेवल कर सुपर इम्पोज करेगा, तो मीडियम के डिफरेंट पॉइंट्स पर एनर्जी भी डिफरेंट पाई जाती है, वह एनर्जी भी सेम नहीं होगा। तो इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को हम, इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कहा जाएगा। एनर्जी मीडियम के हर माने एवरी पॉइंट पर अलग अलग होगी, कहीं अधिकतम होगी, कहीं न्यूनतम होगी, फिर अधिकतम होगी। तो इस ढंग से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अकर करेगा, और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऊर्जा के पुनर्वितरण को
रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। इसे प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। जब दो लाइट वेव्स, दो कोहेरेंट सोर्स से प्रोड्यूस होने वाले लाइट वेव आपस में ओवरलैप करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, आपस में सुपर इम्पोज करते हैं, और उसके कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट में चेंज आता है। वह एक समान नहीं होता है हर जगह, मीडियम के किसी डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो इसे हम इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को, लाइट एनर्जी को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो द फेनोमेनन इन विच redistribution of energy occurs due to superposition of two light waves producing from two coherent sources of light. Due to redistribution of energy, light energy occurs due to superposition of two light waves from two coherent sources. Superposition of two light waves from two coherent sources. Two coherent sources superimposed each other. Then this phenomenon is called interference of light. The phenomenon in which redistribution of energy occurs due to superposition of two light waves from two coherent sources is called interference of light. Is called interference of light. Interference of light. तो इंटरफेरेंस की इस घटना में, इन द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, देयर आर सम पॉइंट्स इन द मीडियम वेयर द लाइट वेव्स superposed in same phase. Corresponding to those points, brightness is observed on the screen, and at those points resultant intensity of light is found to be maximum, and this is called constructive interference. व्यतिकरण की इस घटना में, इंटरफेरेंस की इस घटना में यह पाया जाता है कि जब दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न होने वाली प्रकाश तरंगें अगर समान कला में अध्यारोपित होती हैं, मतलब दोनों तरंग का क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलता है, कॉन्साइड करता है, या क्रेस्ट से क्रेस्ट कॉन्साइड करता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों लाइट वेव्स को सेम फेज में सुपरपोज होना माना जाता है, समान कला में अध्यारोपित होना माना जाता है। तो उस सिचुएशन में प्रकाश की मीडियम के उन पॉइंट्स, माने माध्यम के उन बिंदुओं पर प्रकाश की परिणामी तीव्रता महत्तम पाई जाती है, और इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। और दूसरी स्थिति में जब दो लाइट वेव्स अगर अपोजिट फेजेज में एक दूसरे से इंटरफेयर करते हैं, विपरीत कलाओं में, मतलब एक लाइट वेव्स का क्रेस्ट दूसरे के क्रॉस से कॉन्साइड करता है, तो वैसी स्थिति में लाइट की रिजल्टेंट इंटेंसिटी मीडियम के उन बिंदुओं पर, दोज पॉइंट्स ऑफ द मीडियम, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट should be found to be minimum, और वहाँ प्रकाश की तीव्रता उन बिंदुओं के संगत, माध्यम के उन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम पाई जाती है, या वहाँ उन बिंदुओं के संगत अगर पर्दे पर देखा जाए तो वहाँ पर डार्कनेस या डार्क फ्रिंज, काली धारियाँ या अदीप्त धारियाँ दिखलाई देंगी। लेकिन जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहाँ पर कि दो लाइट वेव्स सेम फेज में इंटरफेयर करेंगे, मतलब दोनों लाइट वेव्स का क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रॉ से ट्रॉ मिलेगा, शीर्ष से शीर्ष मिलेगा, या गर्त से गर्त मिलेगा, जैसा कि अभी हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में इलस्ट्रेट किया, रिप्रेजेंट किया, उसको डिमोन्स्ट्रेट किया था अभी। तो वैसी स्थिति में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जब दो लाइट वेव्स किसी मीडियम में एक साथ, या ईथर मीडियम में एक साथ, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स,
तो एक साथ इंटरफेयर करेंगे, तो ऐसी स्थिति में मीडियम के उन पॉइंट्स पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम पाई जाएगी और इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में अगर उन बिंदुओं को अगर पर्दे स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया जाए जहां पर कि लाइट वेव सेम फेज में इंटरफेयर किया है, क्रेस्ट से दो लाइट वेव्स का क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रो से ट्रो इंटरफेयर किया है, तो ऐसी स्थिति में उन पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग स्क्रीन पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर ब्राइटनेस होगा या ब्राइट फ्रिंजेज वहाँ फॉर्म होंगी, चमकीली धारियाँ या दीप्त धारियों का निर्माण होगा उन बिंदुओं के संगत, माध्यम के उन बिंदुओं के संगत जहाँ पर कि लाइट वेव्स समान कला में अध्यारोपित हुई हैं, सुपरपोज्ड हुई हैं समान सेम फेज में, तो इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो इस प्रकार इंटरफेरेंस दो प्रकार का हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड नंबर 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हिंदी में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को संतोषी या रचनात्मक व्यतिकरण और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये दो तरह का इंटरफेरेंस हुआ। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट शुड बी मैक्सिमम, लाइट एनर्जी मैक्सिमम होगा उन पॉइंट्स के, मीडियम के उन पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ पर कि लाइट वेव्स सेम फेज में इंटरफेयर करेगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम लाइट, यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा, लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑब्जर्व होगा। और अगर स्क्रीन पर देखा जाए तो वहाँ पर उन पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ पर कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, स्क्रीन पर वहाँ चमकीली रेखाएं, चमकीली धारियाँ या दीप्त धारियाँ, ब्राइट फ्रिंजेज वहाँ ऑब्जर्व होंगी, दिखलाई देंगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो लाइट वेव्स अपोजिट फेजेज में इंटरफेयर करेंगे, जिससे कि उन बिंदुओं के कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ पर कि दो लाइट वेव्स अपोजिट फेजेज में अध्यारोपित होंगे एक दूसरे के विपरीत कलाओं में, एक तरंग का, एक लाइट वेव का क्रेस्ट दूसरे लाइट वेव के ट्रॉस से सुपर इम्पोज होगा, तो ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट इंटेंसिटी लाइट की घट जाएगी और वहाँ पर उन बिंदुओं के कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखें पर्दे पर तो वहाँ पर काफ़ी कम प्रकाश या यहाँ कंप्लीट वहाँ डार्कनेस होगा। उस सिचुएशन में कंप्लीट डार्कनेस वहाँ होगा उस सिचुएशन में जहाँ पर कि दो लाइट वेव्स अपोजिट फेजेज में इंटरफेयर किया है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है मिनिमम पाई जाएगी, जो कि वहाँ अंधेरा होगा। उन बिंदु पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग अगर पर्दे पर ऑब्जर्व किया जाए तो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ, जैसे मिनिमम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट की इंटेंसिटी अल्टरनेट वे में मैक्सिमम मिनिमम इस ढंग से अल्टरनेटली चेंज करेगा। तो इस फेनोमेनन को हम कंस्ट्रक्टिव, इस फेनोमेनन को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। और अपोजिट फेज में इंटरफेयर करने पर दो लाइट वेव्स, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा मीडियम के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जहाँ पर कि दो लाइट वेव्स अपोजिट फेज में इंटरफेयर करेंगे, तो वहाँ लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम पाई जाएगी। और वहाँ पर अगर उन पॉइंट्स को अगर पर्दे पर स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया जाए तो उन पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग डार्क फ्रिंज या वहाँ कंप्लीट डार्कनेस, वहाँ अंधेरा होगा या काली रेखाएँ वहाँ दिखलाई देंगी, काली धारियाँ, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा इस केस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। अब इसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में सस्टेन्ड इंटरफेरेंस किसे कब कहेंगे? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब हुआ कि जब किसी इंटरफेरेंस पैटर्न में, जो इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब है कि उसमें अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज स्क्रीन पर ऑब्टेन किया गया है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण, तो उस सिचुएशन में अगर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब है कि अगर ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का पोजीशन अगर चेंज टाइम के साथ नहीं करेगा तो उसे हम सस्टेन्ड पोजीशन, माने मैक्सिमा और मिनिमा का जो पोजीशन है, मैक्सिमा मिनिमा का पोजीशन अगर स्क्रीन पर अगर देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, तो माने विभिन्न बिंदुओं का मैक्सिमा का पोजीशन और मिनिमा का पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज नहीं करे तो इसको हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कहा जाएगा। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, जो इंटरफेरेंस से ही रिलेटेड टॉपिक है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस if the
positions of maxima and minima, that is constructive interference, due to constructive interference and destructive interference. If the positions of, that is bright fringes or dark fringes, position of maxima means bright fringes, position of maxima, that is bright fringes, and that is bright fringes, and minima, position of minima, that is dark fringes, that is dark fringes, are not changed with time. मतलब उन सभी का पोजीशन पार्टिकुलर पोजीशन होगा, वह टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, तो उस सिचुएशन में उसे हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कहा जाएगा। तब जो इंटरफेरेंस हुआ सुपर पोजिशन और ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव्स के कारण, तो उसको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कहेंगे। सस्टेन्ड आर कॉल्ड इफ द पोजिशंस ऑफ मैक्सिमा, दैट इज ब्राइट फ्रिंजेज, एंड मिनिमा, दैट इज डार्क फ्रिंजेज, डू नॉट चेंज विथ टाइम, डू नॉट change with time, change with time. The interference is said to be it is called sustained interference, it is called sustained interference, sustained interference। और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने के कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कंडीशंस टू ऑब्टेन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। फर्स्ट कंडीशन है कि लाइट वेव्स कोहेरेंट सोर्स से प्रोड्यूस होना चाहिए। लाइट वेव शुड बी लाइट सोर्सेस टू बी कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, जो सेम एम्पलीट्यूड का, सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस का लाइट प्रोड्यूस करे। तो कंडीशंस टू ऑब्टेन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, conditions of sustained interference। Conditions of sustained interference, there are some conditions to obtain sustained interference। First condition is two light sources should be coherent sources of light। दोनों प्रकाश स्रोत कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, तब जाकर अस्थायी व्यतिकरण सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑब्टेन होगा। बिकॉज जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, टू इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नेवर प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। क्योंकि दो इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट से जो लाइट वेव्स प्रोड्यूस होंगे, तो उनके बीच फेज डिफरेंस टाइम के साथ हमेशा चेंज करेगा। Therefore, इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट से कभी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं हो सकता। Therefore, सस्टेन्ड कंडीशन के लिए जरूरी है, सस्टेन्ड कंडीशन जैसा मैंने बतलाया अभी कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस वैसे इंटरफेरेंस को कहा जाएगा जब इंटरफेरेंस पैटर्न में या स्क्रीन पर, इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब इसमें व्यतिकरण प्रतिरूप जिसमें कि अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज प्रेजेंट होता है इक्वल थिकनेस का इंटरफेरेंस पैटर्न में। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में अगर ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन या ब्राइट जो लाइट स्पॉट है उसका पोजीशन, या डार्क स्पॉट है या डार्क धारियां हैं, काली धारियां हैं, तो उनका पोजीशन फिक्स रहे, टाइम के साथ चेंज नहीं करे, तो उसे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का कि टू लाइट सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। Second condition is the light should be light sources to be monochromatic light sources। The light should be monochromatic। Monochromatic means single wavelength का, जैसे सोडियम वेपर लाइट का यूज किया जाता है। सोडियम वेपर लैंप को मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के रूप में यूज किया जाता है लेबोरेटरीज में। तो उसमें सिंगल वेवलेंथ का, ऐसे तो उसमें भी दो वेवलेंथ है, 5860 एंगस्ट्रम का और 5896 एंगस्ट्रम का, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस काफ़ी क्लोज है, इसलिए सोडियम वेपर लैंप से इमिट होने वाले लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट माना जाता है। वास्तव में वो भी मोनोक्रोमेटिक नहीं है, लेकिन दो ही वेवलेंथ उसमें है, सोडियम वेपर लाइट या सोडियम लैंप से प्रोड्यूस होने वाला लाइट में।
तो उन दोनों वेवलेंथ के बीच का डिफरेंस केवल 6 एंगस्ट्रम का है, इसलिए उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स मान लिया जाता है। सोडियम लैंप को या सोडियम वेपर लैंप को मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स मान लिया जाता है, इस कारण से कि दोनों वेवलेंथ जो इमिट करते हैं सोडियम लैंप तो वेपर लैंप, तो उसके बीच का डिफरेंस केवल 6 एंगस्ट्रम का है। तो लाइट शुड भी मोनोक्रोमेटिक। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का यूज नहीं किया जाए, अगर वाइट लाइट का यूज किया जाए तो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाएगा, तब इंटरफेरेंस पैटर्न समाप्त हो जाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त ही नहीं होगा। इसलिए कि डिफरेंट लाइट्स है तो उनका प्रत्येक का अपना अपना पैटर्न होगा, प्रत्येक लाइट का अपना अपना पैटर्न होगा, एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन में अलग अलग बिंदुओं पर, पर्दे के अलग अलग बिंदुओं पर, स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट्स पर ब्राइट और डार्क फ्रिंज का जो पोजीशन होगा वो समाप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, एक समान प्रदीप्त क्षेत्र दिखलाई देगा पर्दे पर। इसलिए लाइट सोर्सेस को, लाइट सोर्स जो होगा उसको कोहेरेंट होना चाहिए, उसके साथ मोनोक्रोमेटिक भी होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है द कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट और स्लिट टू बी नैरो, और स्लिट को या कोहेरेंट सोर्सेज जो लाइट का है उसको पतला होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। इसलिए कि अधिक अगर स्लिट वाइड होगा तो उसमें काफ़ी अधिक परिमाण में लाइट उससे पार करेगा, और उस स्थिति में फिर से यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाएगा, फिर से इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं फॉर्म हो पाएगा। और फोर्थ है कंडीशन है टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, दोनों कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए। मतलब दोनों कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट के बीच का जो डिस्टेंस है 2d, या उसे d माना जाए, 2 स्मॉल d और 2d माना जाए, तो वह क्लोज होना चाहिए। और ऐसा होने से अगर दोनों कोहेरेंट सोर्सेस क्लोज होंगे तो फ्रिंज की जो चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ होगा, फ्रिंज के बीच का जो सेपरेशन होगा, जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच का जो सेपरेशन होगा वो सेपरेशन ज़्यादा होगा, और क्लियरली ब्राइट और डार्क फ्रिंज उसमें दिखलाई देंगे। तो दोनों कोहेरेंट सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस क्लोज होना चाहिए। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस सिचुएशन में, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा दोनों कोहेरेंट सोर्सेस के बीच में, तो उस सिचुएशन में फ्रिंजों के बीच में, डार्क या ब्राइट फ्रिंजेज के बीच का जो सेपरेशन होगा वो घट जाएगा, और सेपरेशन घटने से फ्रिंज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस प्रभावित होगा, उसको देखने में, अलग अलग जगह पर देखने में कठिनाई होगी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन को। और फिफ्थ कंडीशन है द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी नॉट बी स्मॉल। मतलब डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी नॉट स्मॉल। स्क्रीन का दो कोहेरेंट सोर्सेस के प्लेन से जो डिस्टेंस होगा वह ज़्यादा स्मॉल, कम नहीं होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में अगर कम होगा सेपरेशन, अगर सेपरेशन अगर कम होगा तो उस सिचुएशन में माने कोहेरेंट सोर्सेस के प्लेन से स्क्रीन का सेपरेशन ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा कम, अगर सेपरेशन ज़्यादा कम होगा तो उस सिचुएशन में जो फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस होगा, फ्रिंजेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होगा, फ्रिंज का सेपरेशन, वह काफ़ी कम हो जाएगा, और उस सिचुएशन में फ्रिंजों को डिस्टिंग्विश करने में, अलग अलग देखने में दिक्कत होगी, अलग अलग स्पॉट पर देखने में दिक्कत होगी। तो इसलिए देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट शुड नॉट बी स्मॉल। इसलिए उस डिस्टेंस को कोहेरेंट सोर्सेस से के प्लेन से स्क्रीन के डिस्टेंस को थोड़ा ज़्यादा ही रखा जाता है, जिससे कि फ्रिंज का जो विड्थ है, फ्रिंज सेपरेशन है, वह ज़्यादा रहे। तो दीज आर द कंडीशंस टू ऑब्टेन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस को कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में ये पूछा जाता है डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में। और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, और अगले पार्ट में हम कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसमें देखेंगे कंडीशन क्या होगा फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस का, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो वीडियो नंबर 4 होगा। थैंक यू वेरी मच।